Okay, class 9, this is the last lecture of Working of Institution, chapter 4 of your Democratic Politics. In this lecture, we will look at some important executive of our country. भारत की कुछ इम्पोर्टेंट पोस्ट जो पूरे भारत को चलाने का काम करती हैं, उनमें सबसे पहले नंबर आता है प्राइम मिनिस्टर का। तो प्राइम मिनिस्टर का रोल इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है भारत जैसे देश में? बिकॉज ऑफ हिज पावर्स। तो क्या क्या ताकतें हैं प्रधानमंत्री के पास जो उसको इतना पावरफुल इंसान बनाती हैं? क्योंकि आपको पता है भारत में सबसे सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्राइम मिनिस्टर का होता है। तो उसकी पावर्स क्या क्या है? द प्राइम मिनिस्टर चेयर्स द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट। जो प्राइम मिनिस्टर है वो जितनी भी कैबिनेट मिनिस्टर की मीटिंग होगी उनको चेयर करेगा, उनको लीड करेगा, हेड होगा उन मीटिंग्स का। He coordinate the working of different department. In case of any disagreement between two or more department, the decision of the prime minister is final. इसके साथ साथ अगर कहीं पर कोई भी डिसएग्रीमेंट होता है मंत्रियों के बीच में, मिनिस्टर्स के बीच में, तो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर अपनी फाइनल डिसीजन को लेगा। द प्राइम मिनिस्टर सुपरवाइजेज द फंक्शन ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज। इसके साथ साथ वो सुपरवाइज करेगा हर एक मिनिस्टर को, देखेगा कि कौन मिनिस्टर कैसा काम कर रहा है। He can distribute and redistribute work to the minister. He can also dismiss a minister. In case the prime minister resign, the entire ministry has to quit. इसके साथ साथ किस मिनिस्टर को कौन सा डिपार्टमेंट देना है ये प्राइम मिनिस्टर तय करेगा। किसी मिनिस्टर को अपॉइंट करना है ये प्राइम मिनिस्टर का काम है, किसी मिनिस्टर को डिसमिस करना है ये प्राइम मिनिस्टर का काम है। और अगर प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़े तो उसके साथ सभी मिनिस्टर को रिजाइन करना होगा। तो ये पावर है प्राइम मिनिस्टर की। During the days of Congress monopoly in union government, the prime minister used to be very powerful. और इंदिरा गांधी के समय पर भारत में जब कांग्रेस का राज होता था हर जगह, तब तो ये रोल इतना पावरफुल होता था कि 75 में इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर दी गई थी इंडिया में। तो ये प्राइम मिनिस्टर का रोल था। बट सिचुएशन हैज चेंज बिकॉज ऑफ द प्रिवेलेंस ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स इन कंट्री। लेकिन अब सरकारें मिली जुली बनती है, एक पार्टी की सरकार ना बन के पिछले कई सालों में आपने देखा होगा मिली जुली पार्टियां आती हैं, मिलजुल कर सरकार बनाती हैं। अभी हमारे जो नरेंद्र मोदी की सरकार है बीजेपी की, वो अपने दम पे सरकार बना पाई है पिछले दोनों बार, लेकिन उससे पहले ऐसा नहीं रहा है। तो इस समय पर जब हर एक पार्टी मिलकर सरकार बनाती है तो दूसरी पार्टियों की भी इम्पोर्टेंस हो जाती है, और तब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को थोड़ा एक्सचेंज करना पड़ता है, अपनी पावर को थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का रोल थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है जब कोएलिशन की सरकार होती है। So now the prime minister needs to accommodate a diverse set of political parties. He needs to pacify different coalition partner because he need their support for the survival of the government. तो सरकार को बचाए रखने के लिए प्राइम मिनिस्टर को भी समझौते करने पड़ते हैं। डिफरेंट कोalition पार्टनर को साथ लेके चलना पड़ता है, उनकी बातें सुननी पड़ती हैं और अपने डिसीजन को फाइनल नहीं रखना होता, उनके डिसीजन को भी पूछकर काम करना होता है ताकि सरकार बनी रहे। द प्रेसिडेंट। अब भारत के प्रेसिडेंट की बात करते हैं। प्रेसिडेंट जो भारत का है वो नॉमिनल है लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, ऑल्दो ऑल डिसीजंस ऑफ गवर्नमेंट आर टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, ही इज जस्ट अ टिटुलर हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पर भारत के सारे फैसले जो होंगे वो प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ नाम मात्र का मुखिया है देश का। हेड अगर देश का कहें तो वो सिर्फ नाम का है, असली हेड जो है भारत में वो है प्राइम मिनिस्टर, द रियल पावरफुल पोस्ट। एनी बिल विच इज पास बाय द पार्लियामेंट नीड द सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट टू बिकम लॉ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट जो है वो कमज़ोर है, नहीं। जब कभी भी कोई भी बिल लॉ बनता है तो प्रेसिडेंट के साइन के बिना कोई भी लॉ नहीं बनेगा। पार्लियामेंट उसको पास करेगी और वो पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट जब उस पर अपनी एग्री दे करता है, उस पर साइन करता है, तभी वो लॉ बनता है। ऑल द मेजर ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट नीड प्रेसिडेंट एज सेट बिफोर दे कैन इनैक्ट। सरकार कोई भी डिसीजन जो लेगी, कोई भी ऑर्डर पास करेगी,
वो प्रेसिडेंट से पास होना ज़रूरी होगा। ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज आर साइन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। किसी भी विदेशों में दूसरे देशों के साथ हम जो भी ट्रीटीज साइन करते हैं, जो भी समझौते हम करते हैं, वो सारे समझौते प्रेसिडेंट से अप्रूव होते हैं, प्रेसिडेंट के साइन होते हैं उन पे। भारत चाहे ऑस्ट्रेलिया से कोई चीज़ खरीदेगा या कोई चीज़ बेचेगा, जापान से कोई चीज़ खरीदेगा या बेचेगा, तो वो प्रेसिडेंट के नाम पे सारी डील होगी, ना कि किसी प्राइम मिनिस्टर के नाम पे या किसी सरकार के नाम पे। द प्रेसिडेंट अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड जजेस ऑफ द लोअर कोर्ट। भारत के जितने भी कोर्ट हैं सभी के जो जज होंगे वो प्रेसिडेंट से अपॉइंट होकर आएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सबसे बड़ी पोस्ट है जस्टिस की, वो भी, और लोअर कोर्ट के जजेस भी। He also appoint the governor of the state. All major appointment are made by the president. इसके साथ साथ सभी राज्यों में, सभी स्टेट पे गवर्नर की जो पोस्ट होगी वो प्रेसिडेंट फिल करेगा। देश के जितने भी मेजर अपॉइंटमेंट हैं, चाहे हमारी आर्मी का चीफ हो, चाहे हमारे इलेक्शन कमीशन का चीफ हो, ये सारी जो इम्पोर्टेंट पोजीशन है ये सभी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट की तरफ से की जाती है। द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। प्रेसिडेंट जो है वो भारत की तीनों सेनाओं को, एयरफोर्स, आर्मी एंड नेवी, इन तीनों का सुप्रीम कमांडर होता है। When no single party or coalition is in position to form a government, it is the president who decides on who is going to form the government. In that situation, the president invites the person who he observes is most likely to secure a majority of the house to form the government. और जब कभी सरकार ऐसा हो जाता है कि सरकार गिर जाती है या देश में इलेक्शन में किसी एक पार्टी को प्रॉपर वोट नहीं मिलता सरकार बनाने के लिए, तब यहाँ पर प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कि किसको मौका दिया जाए सरकार बनाने का। तो ये है प्रेसिडेंट की ताकत जो उसके रोल को इम्पोर्टेंट बनाती है। जुडिशरी, अब तीसरी बात करते हैं जुडिशरी की, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए। An independent and powerful judiciary is considered essential for democracy. डेमोक्रेसी में जो रोल आज जुडिशरी प्ले कर रही है वो रोल सरकारों को प्ले करना चाहिए। भारत के सुप्रीम कोर्ट का एग्जांपल आप ले सकते हैं, चाहे पोल्यूशन को लेकर कुछ बात हो, पॉपुलेशन को लेकर कुछ बात हो, या कोई भी सोसाइटी का या हेल्थ से रिलेटेड या कोई भी गरीबों से रिलेटेड कोई बात होती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टाइम पर ऐसे डिसीजन लिए हैं जो डिसीजन सरकारों को लेने चाहिए थे, लेकिन सरकारें अपने वोट बैंक की खातिर नहीं ले पाई, तो सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर आके सरकार का रोल प्ले करना पड़ा है। तो डेमोक्रेसी में जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। India has an integrated judiciary which is composed of Supreme Court, High Court, District Court and various local level court. तो भारत की जुडिशरी में डिफरेंट टाइप के कोर्ट आते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, फिर हाई कोर्ट जो हर एक स्टेट का होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो एक स्टेट के डिस्ट्रिक्ट्स का पर्टिकुलर होता है, और दूसरे लोकल कोर्ट्स। The Supreme Court is the apex court in the country, hence its decision cannot be challenged. तो सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा, सबसे टॉप कोर्ट होने के कारण जो भी डिसीजन लेगा वो फाइनल डिसीजन होता है, जिसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। Its decision is binding on all other court of the country. और इसके डिसीजन सभी कोर्ट को मानने पड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट कैन टेक अप एनी डिस्प्यूट। तो सुप्रीम कोर्ट क्या क्या फैसले ले सकता है, किन किन मामलों को देख सकता है। पहला, बिटवीन द सिटीजन ऑफ द कंट्री, देश के नागरिकों के बीच में कोई झगड़ा है तो वो सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट, सरकार और जनता के बीच में अगर झगड़ा है तो वो सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। बिटवीन टू और मोर स्टेट गवर्नमेंट, दो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अगर किसी बात को कोई डिस्प्यूट है तो वो सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, देश की सरकार और राज्य की सरकारों के बीच में कोई मतभेद है तो वो हम सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं। तो ये वो डिस्प्यूट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट लेता है, देखता है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी होने का फ़ायदा क्या है? अगर जुडिशरी हमारी पूरी तरह से किसी भी कंट्रोल से फ्री है, पूरी तरह से आज़ाद है, तो उसका फ़ायदा क्या होगा?
The independent judiciary main role is protecting the fundamental rights as enshrined in the Constitution of India. अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी तो लोगों के पास जो अधिकार है वो सुरक्षित रहेंगे. आपके जो राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स, जीने का अधिकार, काम करने का, इक्वालिटी का, फ्रीडम का, ये राइट सुरक्षित है अगर आपकी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है. तो आपके साथ गलत नहीं हो सकता, चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो. If any law is passed by the government which is viewed as overlooking the fundamental tenet of constitution, the Supreme Court has right to revoke the law. अगर सरकार ऐसे लॉ पास कर देती है जो किसी भी तरह से हमारे राइट्स के खिलाफ होता है, तो सुप्रीम कोर्ट को ऐसे डिसीजन को बदलने का या रद्द करने का अधिकार होता है. तो ये चीज भी बताती है कि सरकारें भी इतनी पावरफुल नहीं है कि वो कुछ भी कर सके. There are many cases in which litigation have been filed on behalf of public against law enacted by the government. तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे PIL कहते हैं, ये फाइल की जाती है समय समय पर सरकार के खिलाफ. इसको कोई भी आम इंसान कर सकता है. अगर सरकार की कोई डिसीजन को, कोई ऑर्डर को जनता के लिए सही नहीं माना जाता तो उसको आप सुप्रीम कोर्ट में लेके जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगा कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ तो नहीं है. The independence of judiciary ensure that no government can behave in an autocratic way. तो ये सरकार पर लगाम लगाने का काम करता है कि कोई भी सरकार यहाँ पर दादागिरी नहीं दिखाएगी. वो वैसे ही काम करेगी जैसे इसको करना चाहिए, पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग. So this is the end of your lecture. This is the end of your chapter. Next we will have a revision test, and after that you should prepare your PT2 revision. Okay.